नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग इस सीरीज़ का जो है वो सेट नंबर 3 आज डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आप जेएसएससी में चाहे सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, दरोगा या किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आप लोग के लिए कुछ खास होने वाला है। और चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। और क्वेश्चन सारे बहुत ही बेहतरीन और शानदार हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए कहता है दांतों की जांच करने के लिए डेंटिस्ट द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दांतों का जो जांच किया जाता है तो उसमें डेंटिस्ट जो है एक दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है वो, तो यहाँ पर आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। डेंटिस्ट लोग जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। दोस्तों, गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, तो एक होता है उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता क्या है दोस्तों, किस तरह का होता है, देखिए एक ऐसा दर्पण होगा जिसको हम लोग गोलीय दर्पण का ही एक प्रकार बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ जो है वो आपका शाइनिंग सरफेस रहेगा, यानी इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर की तरफ से जो होगा वो रंगा हुआ होगा। ठीक है, अगर इस टाइप का दर्पण होता है तो उसको हम लोग अवतल दर्पण के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर उत्तल दर्पण के बारे में बोलेंगे तो उत्तल दर्पण कैसा होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण में होता है कि आपका ये अंदर जो धंसा हुआ पार्ट है वो रंगा हुआ रहेगा। ठीक है, और बाहर वाला पार्ट जो है वो शाइनिंग रहेगा। ठीक है, बाहर वाला पार्ट जो है वो शाइनिंग रहेगा। तो आपको इतना बात समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका राइट आंसर आपको मालूम हो जाना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है एक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। एक मोटर जो होता है दोस्तों उसमें अगर हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं तो किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, तो यहाँ आपको ये बताना है। ठीक है, तो मोटर जो है वो अगर उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि फैन है या कोई भी मोटर जिसमें लगा हुआ है, ठीक है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत मालूम होना चाहिए कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत बोलता है कि एनर्जी को ना ही तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही तो एनर्जी को हम लोग खत्म कर सकते हैं, केवल एनर्जी का रूप को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर कहता है हवा के पास कौन सी ऊर्जा है। हवा के पास जो है वो कौन सी ऊर्जा है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो हवा के पास कौन सी ऊर्जा है, तो देखिए दोस्तों हवा जो है वो क्या होता है, हवा हमेशा गतिमान में होता है। ठीक है, वो गति करते रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हवा जो होता है उसमें कौन सा एनर्जी होता है, तो हवा में जो है वो आपको हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। क्योंकि अगर कोई भी वस्तु अगर मूविंग स्टेट में है, यानी कि अगर वो मूव कर रहा है, गति में है, तो गति के कारण उसमें एक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। दोस्तों यहाँ पर गतिज ऊर्जा कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट में लग सकता है तो हम लोग उसका गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर किसी वस्तु का अगर गति बढ़ जाता है, किसी वस्तु का अगर गति बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। गति यानी काइनेटिक एनर्जी है वस्तु की गति पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इसके पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। क्या जवाब देना है, यहाँ पर हम लोग देखें कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऊर्जा से रिलेटेड था और इसमें भी ऊर्जा से रिलेटेड है, तो आपको ये बताना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है,
चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और हम लोग जान लेते हैं। आपका आंसर तो गतिज ऊर्जा हो गया, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होता है यहाँ पर ये देखिए। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के स्थिति के कारण या उसके बनावट यानी उसके जो संरचना यानी उसमें जो उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्थितिज ऊर्जा वैसे चीज़ों में होगा जो समझिए कि जो हमारा भूमि है, जो पृथ्वी है, इसके सतह से कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए। अगर कोई वस्तु बिल्कुल पृथ्वी के सतह पर यानी अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, और h क्या होता है कि सतह से जितना ऊंचा होगा इसको हम लोग h मानते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि किसी वस्तु में हम लोग स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर जो h है, अगर h ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, h अगर ये जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये टोटल कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। कहता है हाइड्रो विद्युत शक्ति, ठीक है, उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? हाइड्रो विद्युत शक्ति जो है वो क्या उत्पन्न करती है दोस्तों? हम लोग जानते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ये क्या उत्पन्न करती है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। और एक बात और दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और एक बात तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण को दो समान कोणों में विभाजित करती है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका आंसर हम लोग टिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। आप पहले समझिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है कि मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, ये क्या है? सरफेस है। अब यहाँ पर कोई लाइट रे जो है इस सरफेस पर पड़ रहा है, ठीक है, तो जो लाइट रे, ठीक है, जो प्रकाश की किरण सरफेस पर आकर के पड़ेगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ जिस सरफेस पर पड़ती है ये प्रकाश की किरण, उस सरफेस पर हम लोग एक बिल्कुल लंबवत एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, एक लंबवत लाइन खींचते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं या नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि ये प्रकाश का परिवर्तन है, मतलब प्रकाश जो है सतह से टकरा करके और उसी माध्यम में वापस चली जाएगी जिस माध्यम से आ रही थी। तो यहाँ टकरा करके और ये वापस चली गई। ठीक है, टकरा करके ये क्या हो गई? वापस उसी माध्यम में चली गई। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, इसके दो नियम भी हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये जो पूरा कोण है, यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के कोण को दो बराबर भाग में बांटती है? यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये अभिलंब जो है ना वो आपतित किरण के साथ, ये हमारा प्रकाश का परिवर्तन का नियम भी बोलता है। ठीक है, कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल बनेगा किसके बीच में? परावर्तित किरण और अभिलंब कोण के अभिलंब जो लाइन है उसके बीच में बनेगा। यानी ये एंगल ऑफ आई, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कौन ऐसा लाइन हो गया जो कि ये दोनों को बराबर भाग में बांट दिया, दोनों कोण को? तो ये हो जाएगा अभिलंब। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? अभिलंब। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसके अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा आपको बता देते हैं दोस्तों कि प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, एक तो अभी आप लोग ने देख लिया, क्या देखा कि
यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपतित जो कोण होगा, आपतित कोण या अपतन कोण या प्रवर्तन कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। यानी आपका ये एक नियम बोलता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एक नियम बोलता है। दूसरा नियम बोलता है कि इंसिडेंट रे, ठीक है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है वो एक ही सतह पर होंगे, ठीक है, सेम प्लेन पर होंगे। तो ये आपका एक और नियम हो गया। यानी टोटल यहाँ पर देखेंगे कि 2 रूल हैं ये प्रकाश के परिवर्तन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सो देखिए, कहता है एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसके फोकस दूरी के कितने के बराबर होती है। दोस्तों यहाँ पर देखें, हम लोग देखेंगे अभी गोलाकार दर्पण देखें 2 तरह का होता है, पिछले बार भी हम लोग डिस्कस किए। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये हम लोग कोई भी दर्पण ले लिए, ठीक है, मान लेते हैं अवतल दर्पण ले लिए। तो अवतल दर्पण जो है ये थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कोई हम लोग अवतल दर्पण ले लिए, आप उत्तल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए ये वक्रता त्रिज्या इसका क्या होता है, सो देखिए वक्रता त्रिज्या, मान लीजिए दर्पण जो है वो किसी भी गोलाकार यानी गोला का एक टुकड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये पूरा गोला हो जाता है, पूरा गोला हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका एक केंद्र बनता है, ठीक है। तो केंद्र जो है, ठीक है, ये कहलाता है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पर ये केंद्र जो है वो वक्रता केंद्र कहलाता है और इसको हम लोग मिरर से हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग सी बोलते हैं, ठीक है, सी से लिखते हैं वक्रता केंद्र को। और वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उसको आर बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यानी ये वाला जो लेंथ हो गया आपका, ये वक्रता त्रिज्या होगा, ठीक है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या और ये ऑप्टिकल सेंटर जो होता है इसके बीच में एक होता है फोकस। क्या होता है, फोकस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो अगर फोकस हम लोग देखेंगे तो फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का जस्ट हाफ होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए पूरा जो है वो 10 है, तो ये फोकस से दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसके फोकस दूरी के कितने के बराबर होती है। तो अगर फोकस दूरी दिया हुआ है, ठीक है, फोकस दूरी दिया हुआ है मान लीजिए f, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वक्रता त्रिज्या जिसको r बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2f, यानी फोकस दूरी का दोगुना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दोगुना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दोगुना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 करता है एक वेग समय ग्राफ के तहत क्षेत्र क्या देता है, ठीक है। एक वेग समय ग्राफ के तहत जो क्षेत्र बनता है वो क्या देता है। तो दोस्तों इसका आपको आंसर याद रखना है कि वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी होता है वो निकलता है इसके क्षेत्रफल से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन है विस्थापन के परिवर्तन की दर से संबंधित भौतिक राशि मात्रा क्या है, ठीक है। यानी इसकी भौतिक राशि जो है वो क्या होता है, विस्थापन के परिवर्तन, ठीक है। विस्थापन के परिवर्तन आपको ये देखना है। तो विस्थापन का परिवर्तन क्या आएगा, विस्थापन ही आएगा। तो विस्थापन बटे यहाँ पर या विस्थापन बटे समय अगर हम लोग लेंगे तो क्या होता है, वो वेग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वेग होगा। क्लियर है। तो वेग क्या होता है दोस्तों, विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो ये वेग होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और देखेंगे कि वेग जो है अगर पूछा जाए तो ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग और चाल में क्या डिफरेंस है दोस्तों, चाल जो है वो दूरी, ठीक है, दूरी के हिसाब से निकाला जाता है और हमारा वेग जो है वो विस्थापन के तहत निकाला जाता है, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए आपको ये पॉइंट ए है, ठीक है, और आपको यहाँ पर पॉइंट बी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, पॉइंट बी तक जाना है। और इसका एक रास्ता जो दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है
तो अगर हम इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है, तो ये जो कुल दूरी, ठीक है, हम यहाँ पर हम लोग देखें ये जो पूरा लंबाई चलें ये हमारा दूरी हो जाएगा। लेकिन अगर हम पूछें कि ए से बी तक के बीच का विस्थापन कितना है, तो विस्थापन में क्या होता है कि आपको वो रास्ता नहीं देखना है कि आपको किधर से जाना है, ये आप किस पाथ को फॉलो करेंगे इसमें कोई मैटर नहीं करता है। आप अगर विस्थापन निकालेंगे तो सीधा आपका टारगेट होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी, ठीक है, क्या हो सकती है, वही आपका विस्थापन होगा। ठीक है, तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो विस्थापन जो होता है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जो वेग होता है, वेग जो होता है, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे क्या होता है दोस्तों, समय। ठीक है, समय, तो ये इससे वेग निकलता है। लेकिन अगर वही हम लोग चाल निकालना चाहें, चाल, ठीक है, तो चाल बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, दूरी बटे समय। ठीक है, तो इतना बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हम लोग देखें, आपको ये बताना है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, विस्थापन का नहीं, आप ये बताइए आप कि जो हमारा वेग है, ठीक है, वेग है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है ये बताइए। ठीक है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कोणीय वेग के लिए एसआई यूनिट कौन सा है, कोणीय वेग के लिए एसआई यूनिट जो है वो कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कोणीय वेग के लिए जो होता है वो एसआई यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन जो दोस्तों है ये एंगल मापने का एक मात्रक है। ठीक है, रेडियन में नापते हैं, जिस तरह हम लोग एंगल को डिग्री में भी नापते हैं ना, उसी तरह एंगल को हम लोग रेडियन में भी नाप सकते हैं। तो कोणीय वेग जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, रेडियन पर सेकेंड। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 10, रोशनी किसी वस्तु के पीछे नहीं जा सकती क्योंकि यह नहीं कर सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लाइट के पाथ को समझिए। कहता है, ये थ्योरी है कि कोई भी प्रकाश की किरण या लाइट रे जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कब तक, जब तक वो एक ही मीडियम में चलती है, यानी जब तक वो सेम मीडियम में चल रही है उसका जो है लाइट रे में किसी तरह का कोई बेंडिंग नहीं आएगा। लाइट रे का बेंडिंग होता है लेकिन कब होता है, जब वो मीडियम चेंज करता है। इसी को तो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं कि लाइट रे में क्या हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा, तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब तक एक ही मीडियम में रहेगा तब तक लाइट रे जो है वो अपना एकदम सीधी रेखा बनाए हुए रहेगा। तो यहाँ कहता है कि कोई वस्तु अगर हम लोग रख देंगे मान लीजिए लाइट रे के सामने, तो ये क्या हो सकता है कि इस वस्तु के पीछे ये नहीं निकल सकता। अगर ये मान लीजिए कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओपेक मतलब एक तरह से हम लोग उसको बोलते हैं कि जिससे लाइट आर पार नहीं हो सकता है। तो लाइट रे के सामने अगर कोई ऐसा वस्तु रख दें जिससे लाइट रे आर पार नहीं हो पाए, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी रोशनी है ना, रोशनी किसी वस्तु के पीछे नहीं जा सकती क्योंकि यह नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती है, तो ये लाइट रे झुक नहीं सकता है। ठीक है, ये घूमना यानी ये घूम नहीं सकता है, ये लचीला लाइट रे में इसमें कोई लचीला वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं पीछे जा सकती है, तो इसका सभी कारण हो जाएगा। ठीक है, इसका सभी कारण है कि ये काम ये सब नहीं कर सकता है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो है ऐसा काम इसमें नहीं होता है और इसी के कारण जो है लाइट रे वस्तु के पीछे नहीं पहुंच पाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखें हैं कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए और पूरी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो सके और आप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से तैयारी भी कर सकें। ठीक है, और ऐसा आपको तैयारी करना है कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए। मेन आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए वो आप इसे बार बार रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट में। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।